हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज 28 फरवरी है और एज पर प्रॉमिस मैंने 5 दिन के अंदर आपको पूरी तरीके से अकाउंटेंसी भी खत्म हो गया आज और आज हमारा इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गया। मुझे सिंसियरली देखो, इतनी मेरी बात मानो, एक एक बच्चा मुझे बताओ कमेंट करके कि आपने 5 दिन का टारगेट सिर्फ वीडियो नहीं देखना था, उसको लिखा, उसको याद किया और बिना देखे लिखा। ये वाला काम करा कि नहीं, प्रैक्टिस अच्छे से करी कि नहीं। प्रैक्टिस करते वक्त दिक्कत होगी, डर लगेगा, नहीं मन करेगा, लेकिन करना है, फिर भी करना है अच्छे से। अगर भविष्य बनाना है तो यही वो टाइम है, यही वो एज है आपकी जहां पे इंसान बनता है या बिगड़ता है। अब आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पास पेंसिल पेन नोटबुक सब कुछ है आपके पास, आपको सिर्फ बैठ के आराम से पढ़ना है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बैठ के पढ़ना है। मैंने 5 दिन का टारगेट दिया। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए मुझे बताओ, मैं एक नया टारगेट भी कल से लेके आने वाला हूँ, एक नई चीज भी आप लोगों के लेके आने वाला हूँ जो बहुत अच्छा लगेगा। आपने बोला सर एनसीईआरटी कराओ, मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ बैकएंड पे। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए मैंने सारे के सारे, सब कुछ मैंने करा दिया है। और मैं एक बार नहीं 2 बार आपको और सब कुछ कराऊंगा एग्जामिनेशन के लिए, जो एक हफ्ते का गैप है उसके अंदर। लेकिन ये 5 डेज मुझे आपसे कंप्लीट चाहिए। आज रात तक 5 के 5 वीडियोस देख के, उनको नोट करके, उनको लर्न करके रख लो। 1-2 दिन और ले लो, चलो कोई बात नहीं, डिले अगर हो रहा है तो। बट एट एनी कॉस्ट ये 5 डेज प्लेज, आपने प्लेज लिया था, आपने कसम खाई थी, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आज डे 5 है। इट इज नॉट इजी, बट मैं आपको अच्छे से सारा का सारा डे 5 करा दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूरल क्रेडिट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रूरल एरिया अगर डेवलप करना हो तो उसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब किसानों के पास गांव में जो लैंडलेस लेबर है या फिर जो गांव के फार्मर हैं, जो मार्जिनल फार्मर हैं, अमीर के पास तो चलो है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बीज खरीद सके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, ये खर्चा वो नहीं कर पाते। तो अगर उनको पैसा दे दिया जाए, है ना, उधार दे दी जाए, तो प्रॉपर खेती बाड़ी करके अनाज बेच के अपना बैंक का कर्जा लौटा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि उनको उधार मिलता नहीं है, मिलता है तो उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलता जितना उनकी रिक्वायरमेंट है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात की गई रूरल क्रेडिट। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी जनरली डिपेंड्स ऑन द फंड्स रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। Farmer needs money for seeds, fertilizer, insecticides, pesticides, etc. Even funds are required for technological advancement. So rural credit is one of the crucial factor which contributes to the agriculture production. तो rural credit बहुत crucial factor है agriculture production को बढ़ाने के लिए। तो rural credit के दो sources हैं, institutional और non institutional। अगर आप money lenders, रिलेटिव, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट और लैंडलॉर्ड, इनसे उधार लेते हो, दीज सोर्सेस आर कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इनके ऊपर कोई रेगुलेट नहीं है। ये लोग किसानों को लूटते हैं, महंगे दर पे, महंगे ब्याज दर पे उधार देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं अकाउंट्स के अंदर और जिंदगी भर इनको कर्जों में डुबा के रखते हैं। राइट? अच्छा, मनी लेंडर होता कौन है? दे आर द पर्सन whose business is lending money। इनफॉर्मल में इसका काम ही पैसे उधार देना है। इंसान मजबूरी में रोटी कपड़े के लिए इनसे पैसे खरीदता है और जिंदगी भर इनका ऋणी बन जाता है। इनके बच्चे भी इनका कर्जा पे करते रहते हैं। ये करते क्या है? आपको हाई रेट पे पैसे देंगे। पावरफुल लोग होते हैं, आप कुछ कह भी नहीं सकते, हाई रेट पे आपको पैसे देंगे और आपसे ब्याज ज्यादा चार्ज करेंगे। इवन इवन ये आपके अकाउंट्स में मैनिपुलेट करते हैं। आप पैसा दोगे ना, फिर भी ये खाते में धंधेबाजी करेंगे। इतने पढ़े लिखे लोग होते नहीं है ना, इसीलिए। So they are the person whose business is lending to farmers and charge high rate of interest. They also manipulate their accounts without the knowledge. Due to lack of knowledge, farmers are bound to take loan from money lender. दूसरा रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से आप पैसे ले सकते हो। फार्मर जनरली बोरो मनी फ्रॉम their relative and return the money after harvest। अच्छे हार्वेस्ट के बाद उनको पैसे लौटा दिया जाता है। अगला है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। जो ट्रेडर और कमीशन एजेंट होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं? आपको उधार दे देंगे फसल के टाइम पे। आप जब फसल उगा लोगे ना, तो फसल कटने से पहले ही आपको फोर्स करेंगे, अपना फसल आप बेच दो, हमारा उधार का पैसा लौटाओ। फसल कटने से पहले आपकी सारी फसल वो ले लेंगे। जैसे सरकार जहां डेवलपमेंट होने वाली होती है ना, उससे पहले वहां का जमीन सरकार आज भी अधिग्रहण कर लेती है ना, कब्जा कर लेती है और उनको मुआवजा दे देती है। उसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट आर ऑल्सो एडवांसिंग लोन टू द फार्मर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स। फसल कटने से पहले वो अपने सारे के सारे क्रॉप्स को लो दाम पे उनसे खरीद लेते हैं और बाद में वो बेच देते हैं। किसको?
डीलर्स को या जो भी क्लास एजेंट होते हैं उनको बेच देते हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ट्रेडर उनको बेच देते हैं और बदले में अपना कमीशन कमाते हैं। अगला है लैंडलॉर्ड। जमींदार का काम नहीं है लोन देना, लेकिन पैसे वाली पार्टी होती है तो ये लोग भी लोन देते हैं। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टेनेंट टेक लोन फ्रॉम लैंडलॉर्ड फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लैंडलॉर्ड ऑल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन एंड एक्सप्लॉइट देम। तो फार्मर भी उनको एक्सप्लॉइट करता है और क्लास उनको हाई रेट पे लोन, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। तो इसीलिए अब इन इंस्टीट्यूशन से पैसे लेना तो बेकार है। फिर आए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां पे सरकार का कंट्रोल है, जो किसी भी तरीके गलत काम नहीं कर सकती। तो व्हेन द क्रेडिट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी, तो ये जो कुछ गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसीज हैं सच एज, जिसकी हम बात करें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, the government, national bank for agriculture and rural development, self-help group bank linkage program for microfinance। तो यार इन सब से जब आप लोन लेते हो तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। बेसिकली आपका नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये दो बहुत ज्यादा जरूरी है। Cooperative Credit Society, the cheapest and the best source of rural credit in India is definitely the cooperative finance। जैसे सहारा क्रेडिट सोसाइटी, आप इनसे उधार ले सकते हो। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी, क्लास अर्थ मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी, पियर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और इसके अलावा लोकहित भारत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो आप सबसे पैसे कलेक्ट करेंगे और सारा पैसा कलेक्ट करके किसी को उधार दे देंगे, और ये बड़े पैमाने पे काम करते हैं। पैसा आप किसी भी पर्पस उधार ले सकते हो। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्लास जनरली 15 से 20 साल के लिए लैंड की डेवलपमेंट के लिए, है ना, और इवन परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए ये लोग बेसिकली लोन देते हैं। इसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक तो पता ही है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी किसानों को उधार देते हैं। आमतौर पे जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक है वो उधार देते हैं, और वो in the initial period, the commercial bank of country have play a marginal role in advancing rural credit. 1950-1951, only 1% of the agriculture credit was advanced by the bank. But after the nationalization of commercial bank in 1969, the commercial bank started extend their financial support to farmer। 1969 में जब क्लास नेशनलाइजेशन हुआ 14 बड़े बैंकों का, फिर धीरे धीरे नेशनलाइजेशन हुआ, सरकारी बैंक बने, और वो बैंक वो जो है किसानों को उधार देते चले गए। अगला है रीजनल रूरल बैंक। जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं होते दूर दराज एरिया में, वहां पे होते हैं ग्रामीण बैंक, जो बहुत छोटे छोटे बैंक्स होते हैं क्लास, इस तरह से कमरों जैसे बैंक होते हैं, ये भी किसानों को उधार देते हैं। अगला है द गवर्नमेंट। जब क्लास स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, जब फसल अच्छी नहीं होती या फिर क्लास बंजर जमीन हो जाती है किसी किसी जगह में, तो सरकार भी उधार देती है, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तकावी लोन बोलते हैं उसको, है ना, तकावी लोन, शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू पुअर फार्मर टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड। तो सरकार उस सिचुएशन में क्या करती है, तकावी लोन देती है। ठीक है। अगला है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक authorized for providing and regulating credit and other facility for the promotion and development of agriculture, small scale industry, cottage and village industry, handicraft and other activity in the rural area with a view to promote rural area। और established कब हुआ था क्लास, 1982। नाबार्ड established कब हुआ, 1982 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम एंड माइक्रो फाइनेंस, इसको बहुत इंपोर्टेंट पढ़ के जाना, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वे टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन। हियर पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मेकिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। फ्रॉम द पूल मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर। ये बेसिकली होता क्या है, महिलाएं ना हर महीने कुछ कुछ पैसे जोड़ती हैं और यहाँ पे एक बड़ा रकम इकट्ठा होता है, लाइक 1000 जोड़ा, 10 लोगों ने 10,000 इकट्ठा हो गया। अभी 10,000 किसी एक को दे दिया इंटरेस्ट पे, इस महीने की इसको जरूरत है, ये ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, इससे ले लो, और आप आपस में सब लोगों ने इंटरेस्ट को बांट लिया। फिर ये नहीं ले पाएगी, फिर ये हर महीने भरेगी बट ले नहीं पाएगी, फिर अगले महीने इसको चाहिए, इसको उधार दे दिया, और फिर इससे कलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट और सब में आपस में बांट दिया। इससे ना महिलाओं का वुमेन एम्पावरमेंट भी प्रमोट होता है, एक सेविंग्स की हैबिट जो है वो महिलाओं में बन जाती है, और ये आमतौर पर लोन जो है वो कंजप्शन पर्पस के लिए लिया जाता है। ठीक है। एसएचजी हैव आल्सो हेल्पफुल इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, हाउएवर द बोरोइंग आर मेनली फॉर कंजप्शन पर्पस। ओके। अगला है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिफिकेशन है तो उसमें जो मेन चीज है वो है हॉर्टिकल्चर। जो आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ना है क्या है, इट रेफर्स टू आर्ट और साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ट्यूबर क्रॉप, फ्लावर,
class medicinal and aromatic plant, different type of spices and plantation crop. Over times, there has been a substantial increase in area under these crops. These crops play a vital role in providing food and nutrition. Besides providing opportunity for the employment, economic condition of many farmers are engaged in horticulture are improved. तो economic condition जो है horticulture में अलग अलग किसानों की वो क्या करी गई है, improve करी गई है. Basically ये सारी चीजें उगाना, ट्यूबर क्रॉप वगैरह, खीरा हो गया, तोरई हो गया, टमाटर हो गया, है ना, बीन्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, सुगंध जो बेसिकली खुशबू देती है प्लांट्स, ऐसी चीजें उगाते हैं ना ताकि क्लास इनकी इनकम ना ज्यादा हो. हनी बी को क्लास हनी बी वाला काम भी करते हैं ना, मधुमक्खियों का छत्ता वगैरह बना के क्लास शहद बेचने का काम, बी कीपिंग का काम, ये सारी चीजें करते हैं. सब क्लास किसके अंदर आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर. देखो ये क्लास इमेज से आप देख रहे हो, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है. प्रेजेंटली इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. वी आर इमर्जिंग एज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट एटसेट्रा. फॉर इनहैंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर, सरकार को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट लिंकेज. हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड अ ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट आल्सो. गोल्डन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं क्लास, हनी बी के लिए होता है और हॉर्टिकल्चर के लिए. द पीरियड 1991 टू 2003 इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन. जैसे था ना ग्रीन रेवोल्यूशन, उसी तरीके से गोल्डन रेवोल्यूशन है. द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर. हनी हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए है. इट इज द पार्ट ऑफ इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया. येलो रेवोल्यूशन किसके लिए होता है, मस्टर्ड और सीसम सीड, तिल के लड्डू खाए होंगे आपने, तिल और सरसों, इनके लिए क्लास क्या था आपका येलो रेवोल्यूशन. डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डीपली बता दिया, बस आपके लिए याद नहीं करना. ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का यूज ना करके, प्लांट हेल्थ को ध्यान में ना रख के, सॉइल हेल्थ और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए खेतीबाड़ी करो. नेचुरल तरीके से ग्रीन मैन्योर से खेतीबाड़ी करो ताकि पौधा हेल्दी हो, प्लांट जो है जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो, क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब ना हो, एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो, जानवरों से खा के ना मरे और उससे क्लास इंसान भी बीमार ना पड़े, और वो फल जो हो, फ्रूट हो, हेल्दी हो और टेस्ट भी हो. ये सारी चीजों को सोचते हुए आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काफी महंगे भी आते हैं और काफी हेल्दी भी रहता है, और केमिकल वगैरह नहीं यूज करते इसमें. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ agriculture that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost and biological pest control. This method avoid the use of synthetic chemical fertilizer. Organic farming produce safe and healthy food without leaving any adverse impact on the environment. Organic farming take care the health of soil की health को ये take care करता है. अब organic farming का फायदा क्या है, जो बताया मैंने क्लास, अभी आपको सारे के सारे फायदे ही हैं. जैसे organic farming method use the natural environment to enhance the productivity of agriculture. The produce of organic farming is pesticide free and is produced in an environmentally sustainable way. Crop diversification can be seen in organic farming. In conventional farming, mass production of one crop in one location is focused, while organic farming क्या कहता है, मल्टीपल क्रॉप जो है सेम प्लेस पे आप उगाओ. इससे कीड़े मकोड़ा का सेटअप नहीं बनता. अगर मल्टीपल क्रॉप उगाते हो ना, कीड़े मकोड़ों को लाइफ नहीं मिलती वहां पे. इट इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल को और उसके थ्रू प्लांट को भी. ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्थ भी बढ़ाता है लोगों का, इकोसिस्टम भी इंप्रूव करता है, जानवरों को नहीं मारता है. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ना क्लास पॉल्यूशन कंट्रोल होता है. इवन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से कंट्रोल किया जाता है. बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, दिक्कत क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी नहीं कर रखी. ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इनपुट है ना, वो सब कुछ नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, तो इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है. आउटपुट भी इतनी ज़्यादा नहीं है. आप केमिकल डालते हो ना, आप आउटपुट अच्छा होता है, यहाँ पे आउटपुट कम है. और फूड लाइफ जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में शॉर्टर रहती है, क्योंकि देखो कोई केमिकल लगा नहीं है. एप्पल आता है, आप देखो कश्मीरी एप्पल्स को बोलते हैं, बाहर एक वैक्स लगा रहता है तो एप्पल बिल्कुल चमकता है. रियल में एप्पल ऐसा चमकता नहीं है प्लास्टिक की तरह, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट लेट होता है. लेकिन अब नॉर्मली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से एप्पल लगाओगे उसको जल्दी खाना पड़ेगा, वो खराब हो जाएगा. तो अब कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा लंबी लाइफ होगी ना फूड्स की, उतना ही ज़्यादा बीमारी जो है उसके अंदर ज़्यादा होगी. और जितनी लाइफ छोटी होगी, जो नेचुरल चीज़ें आती हैं देखो उसको जल्दी कंजप्शन करना पड़ेगा, वो जल्दी. जैसे सॉस आता है, नेचुरल सॉस भी आता है एक ऑर्गेनिकली, तो वो देखो जल्दी प्रिजर्वेटिव नहीं होते, वो जल्दी खराब हो जाता है, बट वो हेल्दी रहता है. और जो सॉस नॉर्मल आते हैं 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने साल भर रुकते हैं, वो फिर साल भर चल जाते हैं, बट उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हो. तो वो चीज़ है.
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब का सेटअप कब हुआ? 1974। दी सेटअप ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 1974। और इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली जो है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को रोकना है। ये किस चीज के लिए है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? इंडिया में वाटर और एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जो कि बहुत सीवियर है। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी को क्लास इंप्रूव करना। दे ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मास मीडिया प्रोग्राम अरेंज करते हैं, रेडियो टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं रिडक्शन इन एयर और वाटर पॉल्यूशन। एयर वाटर पॉल्यूशन को रोकना, कंट्रोल करना इनका काम है। डेटा पब्लिश करते हैं कहाँ कितना पॉल्यूशन हो रहा है और लोगों को पब्लिश करते हैं उस डेटा को। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इफेक्टिव प्रिवेंशन, कंट्रोल, रिडक्शन मेजर्स लेता है। किस तरीके से जहाँ पे नाला है, नदियाँ हैं, उसको किस तरीके से साफ किया जाए, जो नदियाँ नाला बन गए उनको कैसे क्लियर किया जाए, ये सब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम होता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जिनकी सैलरी फिक्स है, परमानेंट एम्प्लॉय, जो उनको बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। और जो दूसरा है, पहला है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज और दूसरा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, उनकी तादाद धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और जो कैजुअल वर्कर्स है उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आज की डेट में पढ़े लिखने के बाद भी आपको रेगुलर नौकरी नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जो नौकरी मिलेगी वो कैजुअल नौकरी मिलेगी। तो आज के लोग परमानेंट वर्कर रख ही नहीं रहे, पहले कैजुअली काम कराएंगे, साल भर भरोसा देखेंगे कर पाते हैं कि नहीं, फिर जाके वो क्या करेंगे, आपको रेगुलर नौकरी देंगे। तो ये जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज और जो सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज है उनकी तादाद कम होती चली जा रही है और कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस शिफ्ट इन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय टू कैजुअल वेज वर्क। कैजुअल वर्कर्स आर डिफाइंड दोज who work in farm or non-farm enterprises and paid wages directly daily basis or periodic basis. It is due to lack of opportunity in the organized sector. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना काम नहीं है तो वो कैजुअल वर्कर को परफॉर्म करते हैं कि भाई कैजुअल ही काम कराएंगे। और 4 डेकेड्स में देखा गया है कि पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज टू कैजुअल वेज वर्क। मिलता ही नहीं, लोग क्या करें, परमानेंट नौकरी नहीं मिलती शुरू में। सर इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसे सेक्टर जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं या वो एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। जहां 10 से कम लोग काम करते हैं जिस प्राइवेट कंपनी में, उसको बोलते हैं क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऐसा धीरे धीरे देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसमें जो ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनमें धीरे धीरे लोगों को कम काम मिल रहा है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकानों पे, छोटी छोटी कंपनी में जहां 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो उस चीज को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं मिल रहा लोगों को, इनफॉर्मल सेक्टर में काम मिल रहा है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू सिचुएशन वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की आबादी है, वो कंटिन्यू कम होता चला जा रहा है और उसी साइमल्टेनियसली साथ ही इनफॉर्मल सेक्टर में जो तादाद है लोगों का वो बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ओके, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर of earth lower atmosphere as a result of increase in greenhouse gases। का सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आप गर्मी में कहीं जाते हो, गाड़ी खड़ी करते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, घूम के आते हो, उसके बाद गाड़ी खोलते हो, अंदर घुसते हो, भभका रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर से एनर्जी अंदर आ गई, लाइट मतलब वो अंदर आ गई गर्मी, लेकिन बाहर नहीं जा पाई। उसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है। जो सन है उससे रेज आती हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, अंदर तो आ गई, टकरा के वापस जाने के लिए ना वो जा नहीं पाती, वो रुक जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास एक कार्बन की मोटी परत जम जाती है जो बाहर उसको जाने नहीं देता, जिसकी वजह से जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी बढ़ जाती है। और ये कौन से गैसेस हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या होता है क्लास, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, यहाँ पे एक ऐसे लेयर बना देते हैं जिसे टकराने के बाद ना वो दोबारा जा नहीं पाती, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और नीचे जो है गर्मी बढ़ जाती है। राइट, इसमें क्या लिखा हुआ है? अमंग द ग्रीन हाउस गैसेज द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere is the major cause of global warming। greenhouse gases cause greenhouse effect। greenhouse gases कौन कौन से होते हैं? वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। बट द मेजर सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो गाड़ियां चलती है ना, उससे जो धुआं निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, चिमनी से, कारखानों से जो पॉल्यूशन निकलता है, यही सब पॉल्यूशन में कार्बन रिलीज होता है और जाके वो लेयर बन जाता है जो रोशनी को ऊपर जाने नहीं देती, थिक
लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से नीचे गर्मी बढ़ जाती है। मीथेन मोर पावरफुल है, लेकिन परसेंटेज ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? पावर प्लांट। जो बिजली बनाई जाती है, कहते हैं बिजली को वेस्ट मत करो, पैसे बचाने के लिए नहीं कहते। ये जो कोयला जलाया जा रहा है ना पावर प्लांट में, उसको बचाने के लिए कहते हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो। burning of fossil fuel for the purpose of electricity generation. Currently, surface temperature are rising by 0.2% per decade. surface temperature continue बढ़ता चला जा रहा है, जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी देखो क्लास, इस साल सर्दी कितनी कम पड़ी है। सोचो फरवरी महीने में इतनी गर्मी हो रही है, आप सोचो तो क्लास किस तरीके से काम चलेगा। तो कोल्ड डेज, कोल्ड नाइट के दिन कम होते चले जा रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, इम्पैक्ट है। कॉन्सिक्वेंसेस होगा क्या? एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा, है ना, रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा, नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, फेमाइन, हीट वेव ज्यादा आएंगी, ग्लेशियर मेल्ट होगा, ब्यूटी जो है नेचर की, जो एक ब्यूटी है ना, देखो वो भी देखो खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, वेरियस न्यू डिजीज, नई नई बीमारियां आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग से ना मच्छर ज्यादा पनपते हैं, तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलती हैं, और जो मरीन लाइफ है ना वो भी इंपैक्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जो 9th चैप्टर है, यही चैप्टर, इसमें बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम डेवलप तो करेंगे, हम ये नहीं कह रहे एसी मत चलाओ, फ्रिज मत चलाओ, गाड़ी मत चलाओ, पंखे मत चलाओ, नहीं, सब चीज करो, लेकिन वेस्टेज मत करो रिसोर्सेज का, जितने चाहिए उतना ही से यूज करो। कुछ सोलर पैनल का यूज कर लो, जो चीजें पॉल्यूशन नहीं करती, अगर आप कर सकते हो उनका चीज इस्तेमाल कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी जो कलेक्शन है 17 गोल्स का, डिजाइन टू बी द ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सेट किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने 25 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में अंदर 193 कंट्री ने साइन किया था, इंडिया ने भी साइन किया था। उन्होंने 17 गोल बनाए थे और 169 टारगेट बनाए थे, इसको 2030 तक अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल थे? 17 गोल थे। कब तक अचीव करना था? 2030 तक अचीव करना था। कितने टारगेट थे? 169 टारगेट थे, राइट। These goals are social, economical and environmental objective. Few कौन से गोल? जैसे जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन देना सबको, जेंडर क्लास इक्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये सारे गोल्स हैं। सोचो 2030 तक ये पूरा, मुझे कहीं से नहीं लगता कि इंडिया से पूरा कर पाएगा, 25 आ गया है, ठीक है, लेकिन हाँ गोल में साइन किया है कि कोशिश करेंगे, वो लोग आके मेजर करेंगे कहां तक आपने पूरा किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? तो एम यही है ना, रिसोर्सेज को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, आगे आने वाले जनरेशन के लिए उसको बचा के चलेंगे। सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन नेचर हमें देता है उसका इक्विटेबल यूज करें टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरमेंट। आप हर चीज करो लेकिन एनवायरमेंट को डैमेज मत पहुंचाओ। हम यहाँ रहते हैं, अपने एनवायरमेंट को, हमारा घर है ये, इसको डैमेज कर देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। चांद पे जाने की हम बात तो करते हैं, अगर हम अपने एनवायरमेंट को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, पॉल्यूशन ना करें, पेड़ ना काटें, तो ऑब्वियसली हम चांद पे जाने की नौबत ही नहीं आएगी, यहीं पे हम सब कुछ मिल रहा है। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी हमें बचाना है, कंजर्व और नर्चर करना है, बायोडाइवर्सिटी, हर प्रजाति की रक्षा करनी है, और लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी के लिए भी हमें काम करना है। अगर मान लो लैंड डिग्रेडेशन हो गया, जमीन खराब हो गई, फसल जमीन से अच्छी हो ही नहीं रही है, तो भैया अगर जमीन खराब हो गई, फसल जमीन पे नहीं हो रही अच्छी तरीके से, तो आप क्या करोगे जरा बताओ? फिर खाना कहाँ से आएगा? फैक्ट्री में आलू उगाओगे क्या? फैक्ट्री में थोड़ी आप अनाज उगाओगे, अनाज तो मट्टी में ही उगेगा ना। तो स्ट्रेटजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं। नहीं, ये स्ट्रेटजीज तो नहीं पढ़नी ना, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये स्ट्रेटजीज नहीं पढ़नी, बस आपको एम बताया था, ये गलती से आ गया, इसको हटा दो। अगला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ध्यान रखना, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है, जीएलएफ कैंपेन है, ये जो स्ट्रेटजीज है ना बेटा, ये मैं तुम्हें कराऊंगा, फिलहाल नहीं करनी, ऐसा नहीं कि इसे करना नहीं है, ये भी आ सकता है पेपर में, बट अभी नहीं कराना, बाद में कराऊंगा। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कवर नहीं किया था मैंने। जीएलएफ कैंपेन 1949 में जब चाइना को आजादी मिली तो माओ जेडोंग साहब ने कमान संभाली। उसने कहा कि अगले 5 साल के अंदर हम अमेरिका को, ब्रिटेन को, सबको पीछे पिछाड़ देंगे, एक बहुत लंबी छलांग लगाएंगे। दिस छलांग इज कॉल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। जीएलएफ कैंपेन वाज अ 5-year प्लान। इसमें इन्होंने क्या किया? फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन। लोगों से बोला कि एक इंसान खेतीबाड़ी अलग अलग तरीके से मत करो, सब लोग मिलजुल कर खेतीबाड़ी करो। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरिया में कारखाने लगाओ, अपने फैक्ट्री यार्ड में स्टील के कारखाने लगाओ। दो चीज, एक तो इन्होंने क्या, मॉडर्न एग्रीकल्चर, और दूसरा इन्होंने क्या किया, आपका इंडस्ट्रीज, स्टील के कारखाने लगाने चालू कर दिए लोग घर में।
To modernize the Chinese economy in 1958, the aim of this campaign was to transform the agrarian economy into the modern economy through the process of industrialization, rapid industrialization. हुआ क्या गया था? Under this program, people were encouraged to set up industries in their backyards. रूरल एरिया में कम्यून्स बनाए गए, लगभग 26,000 कलेक्टिव बनाए गए, कम्यून बनाए गए, जो सारे लैंड को कवर कर रहे थे. 26,000 ग्रुप बना दिए कि आप लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करो. लेकिन जीलिफ कैंपेन में बहुत प्रॉब्लम्स थी. 30 से 55 मिलियन यानी कि लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई जीलिफ कैंपेन के थ्रू. सोचो एक इंसान के मारने पे दिक्कत आती है, इनकी वजह से 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू एग्जीक्यूशन, ड्यू टू टॉर्चर, फोर्स लेबर एंड सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन. लेकिन कोई मानता नहीं है, ये भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं कि आपदा है. और चाइना के बारे में तो वैसे भी कोई नेगेटिव नहीं लिख सकता, वहां पे दिक्कत है, वहां पे सोशल इश्यूज आप नहीं बना सकते, राइट? वहां पे इतना फ्रीडम नहीं है इंडिया जैसा. हाउएवर, व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, it withdrew its professionals who earlier been set up China to help the process of industrialization. तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना GLF कैंपेन में बेसिकली आपको 3 पॉइंट लिखना है. सबसे पहला कि इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, ये पॉइंट ध्यान रखना, मॉडर्नाइज किया, और लोगों के घर घर में बोला कि भाई आप बैकयार्ड से स्टील कारखाना लगाओ. लेकिन ये बुरी तरीके से फेलियर रहा. यहाँ पे कई लोगों की ड्यू टू स्टारवेशन, टॉर्चर, एग्जीक्यूशन से जान चली गई. अगला है कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. इन 1966 माओ इंट्रोड्यूस द कल्चरल रेवोल्यूशन. जब माओ को लगा भाई जीएलएफ कैंपेन तो फेल हो गया, तो अब क्या करें, अब तो अपोजिशन हमसे पंगा ले रही, तो इन्होंने क्या किया, एक रेड बुक निकाली और रेड बुक में अपनी विचारधारा लिख के ना उसको प्रमोट किया. लोग इस रेड बुक को पढ़ते थे, इनकी रेड आर्मी भी बन गई थी, और जो इस विचारधारा के खिलाफ होते थे लोग उसको मारते पीटते थे. होता है ना, आज भी हमारे देश में यही चल रहा है. दो अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग विचारधारा है, उनको लगता है जो हम कह रहे हैं वही सही है, दूसरे लगता है जो हम कह रहे हैं वही सही है. लड़ाई झगड़ा, सब पॉलिटिशियंस आपस में दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है. हम लड़ते हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, मैच में लड़ते हैं, विराट कोहली, बाबर आजमी सब आपस में मिलते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, सब अच्छे से रहते हैं. लड़ती कौन है? जनता. अब सरकार में भी राहुल गांधी, मोदी दोनों मिलेंगे, आपस में रहेंगे, दोनों की आपस की बात है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें पता है हमारे बाद उनकी सरकार आने वाली है, उनकी बात उनकी सरकार आने वाली है, ये चलता रहे. दे आर हैप्पी विद ईच अदर. लेकिन हाँ, कैंपेन करते हैं तो अपोजिशन में बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर से तुम्हारा काम नहीं होगा. जो जनता लड़ रही है ना कि भाई मैं मर जाऊंगा, मेरी सरकार है, मेरी सरकार है, आम जनता पागल लड़ रही है वो, लेकिन सरकार नहीं लड़ती आपस में, वो अंदर से बिल्कुल सेटअप है. ठीक है जी, 5 साल हमारा, 5 साल तुम्हारा, 5 साल हमारा, वो खुश है एक दूसरे से. और आम जनता जिनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, वो लड़े जा रहे हैं सरकार के बिहाफ में, वो पिस रहे हैं, बिल्कुल दिमाग लगा ही नहीं रहे. तो यही चीज है, ये आम जनता जो है ना लड़ती थी, मारती पीटती थी लोगों को, इनकी विचारधारा कोई खिलाफ होता था. तो इनकी किताब में इनकी वैल्यूज, आइडियोलॉजी लिखी हुई थी, और यही है कल्चरल रेवोल्यूशन. इन्होंने अपने कल्चर का हवाला दिया कि अपोजिशन बाहर से कंपनियों को लेके आ रही है, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड कल्चरल रेवोल्यूशन. माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट proletarian cultural revolution 1966 to 76. The aim was weep out the people who opposed to the communist ideology. Under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. ये हो गया आपका cultural revolution. सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या थी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की? मैंने एक ये क्वेश्चन दिया था, सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना. इंडिया, पाकिस्तान, चाइना have started towards their development in the same path. India became the independent in 1947, while people of Republic China independent in 1949. All three countries have started planning their development strategy in similar way. India announced first 5 plan 1951 to 56. Pakistan announced किया first plan in 19 which is called medium term plan. चाइना ने अनाउंस किया क्लास 1953, ये 1951, 53, 56, तो 53 पे आ गया, वो 56 पे आ गया पाकिस्तान. 1980 तक ऑल द कंट्री हैव सिमिलर ग्रोथ स्ट्रेटजीज एज पर द पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन ऑल थ्री कंट्री. रिफॉर्म 1991 में इंडिया का हो गया, चाइना का 1978, पाकिस्तान का 1988. ये तीनों की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन शॉर्ट में आप लिख सकते हो. आप इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो और पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हो. अगर आप चाहते हो आपको मैं इसका आंसर हैंड रिटन लिख के दूं तो मुझे कमेंट्स करना, मैं इसको हाथ से लिख के प्रॉपर तरीके से और पॉइंट्स ऐड करके दे दूंगा, बट इन ब्रीफ इसका आंसर यही है. नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ध्यान रखना, लास्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिक developed or compiled by United Nations to measure the various countries level of social और economic development. हर country socially और economically कैसे develop कर रही है उसको measure करने के लिए क्या होता है, HDI होता है, Human Development Index. हर country की social और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है. उनकी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, बच्चे कितने साल तक एवरेज स्कूल जा रहे हैं,
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है लोगों की ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम क्या है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसकी रैंकिंग होती है 1 से लेकर, और इसको एक नंबर मिलता है 0 to 1। 0 मतलब सबसे खराब, 1 मतलब सबसे अच्छा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छा जो मार्किंग मिली है, रैंकिंग मिली है, नंबर मिला है, वो मिला है पॉइंट सबसे ज्यादा 0.957 नॉर्वे को। नॉर्वे बहुत ज्यादा डेवलप भी है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा भी। आप नॉर्वे की वीडियोस को देखना, यूट्यूब पे आपको ऐसा लगेगा कि वहां गांव भी है, शहर भी है, और पूरा ग्रो हो रखा है। जैसे हमारे में क्या है, शहर है तो पूरा डेवलप, गांव में पूरा का पूरा बंजर। तो उनको मिक्स लेके नेचर प्लस मतलब आर्किटेक्ट दोनों को मिला के बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कंट्री है। और लोग भी काफी अच्छे हैं, पढ़े लिखे, समझदार, वेल अर्निंग। तो नॉर्वे जो है इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे है। अगर मैं एचडीआई इंडिकेटर्स की बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करूं, उसमें जो वैल्यू है इन तीनों की कंपेयर करूं, चैप्टर का नाम है इंडिया पाकिस्तान चाइना का कंपैरिजन है, तो इंडिया 0.645 पॉइंट्स है, जबकि पाकिस्तान का अच्छा है 0.761, सॉरी पाकिस्तान का खराब है 0.557, चाइना का अच्छा है 0.761। रैंकिंग के बेसिस पे बात करूं तो इंडिया की रैंक है 130, जबकि चाइना की 87 है, और पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल जिंदा रहते हैं, इंडिया के लोग 69.7, चाइना के 76.9। तो इसे शो करता है चाइना की जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, वो इंडिया से काफी अच्छी है और पाकिस्तान की खराब है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 15 साल से ओवर के बच्चे जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.5 ईयर, चाइना में 8.1, जबकि पाकिस्तान में ये 5.2। चाइना में ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती है, एजुकेशन लेवल भी चाइना का अच्छा है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें तो इंडिया का 6681 जो है वो डॉलर है, और इसका है 16,000। तो सोचो चाइना की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर पर्सन की जो इनकम है कितनी ज्यादा है। तो चाइना में पर पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है और इंडिया में मॉडरेट है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो इंडिया में 29.9, 30 बच्चे लगभग मर जाते हैं। चाइना में क्लास ये 7.4 है। ये हमें बताता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी कितनी खराब है। और इवन इंडिया में जो 29.9 है, इसमें भी स्टेट वाइज बहुत अलग है ना। यूपी का जो है वो खराब है, जबकि जो केरला है उसका बेहतर है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। और पाकिस्तान का 57.2। इन्फेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी, जो महिलाएं 1 लाख महिलाएं अगर बच्चे पैदा करती हैं तो 1 लाख में से 133 महिलाओं की क्लास ड्यूरिंग लेबर पेन डेथ हो जाती है। और चाइना में 29 है, जस्ट 29, और पाकिस्तान में और भी खराब है 140। तो देखा गया है कि इन तीनों कंट्री में चाइना टॉप पे परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान सबसे नीचे है, और इंडिया जो है एक एवरेज परफॉर्म कर रहा है। बट इंडिया को बहुत कुछ डेवलप करने की जरूरत है, करप्शन हटाने की, रूरल एरिया को ग्रो करने की। अभी भी हमारे तीनों सेक्टर्स में इक्वालिटी नहीं है। एग्रीकल्चर अभी भी हमारी कंट्री में 48 to 49% लाई करता है। तो ये सारी चीजें हमें अभी भी ठीक करने की जरूरत है। हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी ठीक करने की बहुत जरूरत है। ओके, तो ये था आपका एचडीआई के ऊपर क्वेश्चन, और फाइनली ये हमारा खत्म हो गया। मैंने कोशिश करा है कि आपको सब कुछ अच्छे से करा दूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डन हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। मैंने हर एक चीज यहाँ पे अच्छे से आपको कवर कर दिया। अब आगे का काम आएगा, प्लान में आगे बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको अच्छे से वीडियो को लर्न कर लेना, और याद जरूर करके आना, इसको स्किप मत करना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट्स में बताना। नोट्स आपको एसपीसी ऐप पे मिल जाएगा।